हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। प्रीवियस सेशन में हमने बेसिकली चैप्टर का जो हेडिंग है वो महासागरीय जल के बारे में है और प्रीवियस सेशन में हमने जो बेसिक जल चक्र है उसके बारे में पढ़ा था कि जल चक्र क्या होता है। उसके बाद में जल चक्र की जो कंपोनेंट कौन कौन से है, फिर प्रोसेस क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने जो उच्चावच देखे थे, महासागरीय जो अधः स्थल का उच्चावच है, उसी प्रकार से हमने चार टाइप के पढ़े थे। महाद्वीपीय सेल, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर जो गर्त होते हैं, कैनियन। कैनियन अलग होते हैं, जो ट्रेंच होते हैं उनको महासागरीय गंभीर के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ जो आइसोलेटेड और स्मॉल स्मॉल स्केल पर जो टोपोग्राफी है, जैसे कटकें हो गई, पहाड़ियाँ हो गई, समुद्री टीला है, निगमन द्वीप है, खइयाँ और खड्डा है, इनके बारे में खड्ड है इनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो पोर्शन बचा हुआ है इस चैप्टर का 13 नंबर का, वो महासागरीय तापमान के बारे में है और उसके बाद हम जो लवणता है, सलाइनिटी है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखें, तो जो आपका टेम्परेचर और जो सलाइनिटी है ओशन से संबंधित उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, पहला वो है महासागरीय जल का तापमान। जो ओशन वाटर सरफेस है वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, उसके बाद में जो एवरेज ओशन टेम्परेचर है वो क्या है, उसी प्रकार से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इनके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे है कि इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक और ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। स्थानिक का मतलब है कि पैसिफिक ओशियन के बीच में क्या टेम्परेचर है, उसी प्रकार से जो पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है साउथ चाइना सी, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, उसी प्रकार से जो येलो सी है वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, उसी प्रकार से जो इंडियन ओशन है उसमें बंगाल की खाड़ी के पोर्शन में क्या टेम्परेचर है, रेड सी में क्या टेम्परेचर है। उसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर टेम्परेचर कहने का मतलब जो जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का क्या पैटर्न रहता है, उसके बारे में बात है। उसी प्रकार से महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होता है, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो महासागर प्राप्त करते हैं और उससे महासागर हीट करते हैं। और इस स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी है, यानी इस स्थल के एज कम्पेयर टू लैंड पोर्शन जो वाटर बॉडीज है वो क्या करती है, टेम्परेचर जो तापन है इनका गर्म होने का प्रोसेस और ठंडा होने का प्रोसेस है जो एज कम्पेयर टू लैंड थोड़ा लेट होता है। जो लैंड सरफेस है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी हीटिंग मारता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसका मेन कारण हमने प्रीवियस सेशन में क्लाइमेट का जो बेसिक पोर्शन पढ़ा था उस समय पढ़ा था, और फिर हमने लैंड सरफेस का जो क्रस्ट पोर्शन है, यानी जो अर्थ का जो अपर मोस्ट पोर्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उस समय भी पढ़ा था कि जो लैंड पोर्शन है वो क्या है, इसकी डेंसिटी हाई है तो टेम्परेचर ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडीज, क्योंकि वाटर में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो लगभग काफ़ी गहराई तक जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से तापमान को वितरण करने वाले प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, यानी जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी पृथ्वी पर, उनको कौन कौन से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक है, फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं। जिसमें पहला है अक्षांश। अब ध्रुवों की ओर प्रवेशी सूर्य विकिरणों की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वर्ष से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। अब हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था, एक बार वापस देख लेते हैं। ये विषुवत रेखा है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। एज वी गो अपर टू नॉर्थ एंड साउथ, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, अब विषुवत रेखा पे टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है, जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण में जाते हैं दोनों ध्रुवों की तरफ, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इसका मेन कारण हमने पढ़ा था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका जो कोण बनता है वो कम बनता है, इस वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है, सोलर एनर्जी। साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है स्थल एवं जल का असमान वितरण, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड जो वाटर है उसके कारण है। उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल भाग के बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे लैंड पोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो ओशन है या वाटर बॉडी बोल दो। ठीक है, इस वजह से जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे टेम्परेचर जो महासागरों का टेम्परेचर है वो कम रहता है। उसका मेन कारण क्या है कि वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे लैंड एरिया कम है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है,
अब नेक्स्ट है सनातन पवने। जो सनातन पवनों का मतलब है कि जो पवने स्थायी रूप से बहती है। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। अब हमने स्थलीय समीर पढ़ा था। एक होता है स्थलीय समीर और दूसरा होता है महासागरीय समीर, ठीक है, सागर समीर। तो स्थलीय समीर क्या करता है? स्थलीय समीर कब बहेगा? जब जो लैंड पार्ट है वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा और जो ओशन सरफेस है वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। तो पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब जैसे ये पवने स्थल को छोड़ के महासागर में महासागरीय सरफेस के ऊपर जाती है, तो वहाँ से क्या है कि जो ऊपरी सरफेस है वाटर की उसको हटा देती है। तो उसकी वजह से जो नीचे ठंडा पानी है महासागरों की तलछटी पे वो ऊपर आने लगता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर पाया जाता है। और इसके विपरीत जो अभी तटीय पवने गर्म जल को तट पर जमा कर देती है, इससे तापमान बढ़ जाता है। वहीं पे जो सागरीय समीर चलते हैं वो क्या करते हैं, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं और तट के आसपास आते ही वो पवने क्या है कि जो महासागरीय जो सतही का ऊपरी जल है वो तटों पर लाके छोड़ देती है। इस वजह से जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है महासागरीय धाराएं, जो ओशन करंट्स होती है। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्र में तापमान को घटा देती है। अब जो गल्फ स्ट्रीम धारा है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट पर तापमान बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर की ठंडी धारा है, यानी जो लेब्राडोर है वो ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, वो क्या करती है, यानी लेब्राडोर की ठंडी धारा वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक तापमान को कम कर देती है। अब जो भी ये बात बोली बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका के आसपास यहाँ पे जो गर्म जो जल की ठंडी धारा है वो क्या करती है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और यहाँ पे आइसलैंड है, यानी ग्रीनलैंड और जो ग्रेट ब्रिटेन है इसके बीच में आइसलैंड है। यहाँ पे इसके आसपास वाला जो ओशन एरिया है, जो उत्तरी अटलांटिक ओशन एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो ये गर्म जलधारा की वजह से हो रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार से जो ठंडी जलधारा है, यहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के जो द्वीपीय पोर्शन है उसके बीच में से बहती हुई नीचे आती है। तो जो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जब आपस में मिलती है तो यहाँ पे कोहरा बनता है। इस वजह से जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह है इसके आसपास में जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है वो बाधित होती है। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा तो क्या करती है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों में आती है तो यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देती है। उसी प्रकार से जब गल्फ स्ट्रीम जो वार्म वाटर करंट है वो क्या करती है, उत्तरी जो पोर्शन है जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास वाला और उत्तरी अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन के आसपास वाला, सॉरी उत्तरी अमेरिका नहीं, ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जैसे यहाँ पे नॉर्वे के कोस्टल एरिया है और यहाँ पे, तो ये बेसिकली महासागरीय धाराओं के काम है। नेक्स्ट है कि ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं, यानी जो लोकल लेवल है वहाँ पे टेम्परेचर को इम्पैक्ट करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले महासागरों की अपेक्षा अधिक होता है, यानी जो निम्न अक्षांशों पर जो स्थित जो परिवेष्टित समुद्र का तापमान है वो खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, अब यहाँ पे ये निम्न अक्षांश है, कहाँ पे, ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये 0 डिग्री है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो निम्न जो अक्षांश पे महासागरीय जो इनक्लोज सीज है, जैसे रेड सी हो गया, फारस की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, उसी प्रकार से साउथ चाइना चाइना सी हो गया, उसी प्रकार से जो भूमध्य सागर हो गया पूरा विस्तृत, जिसमें ब्लैक सागर वगैरह सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वह जैसे इंडियन ओशन का टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पे जो बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है, और रेड सी का टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके आसपास जो लैंड एरिया है वो क्या है, ज़्यादा हीट प्राप्त करता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो इनक्लोज्ड सीज होते हैं जो चारों तरफ से या तीनों तरफ से गिरे हुए होते हैं लैंड पार्ट से, वो ज़्यादा हीटिंग मारते हैं एज कम्पेयर टू जो ओशन पोर्शन है। जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित स्थित जो परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है, यानी जो परिवेष्ट का मतलब है एनक्लोज्ड सी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बाल्टिक सागर है वो नॉर्वे, फिनलैंड और इनसे घिरा हुआ है, तो यहाँ पे जो उच्च अक्षांश है वहाँ पे क्या सिस्टम उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बाल्टिक सी है इसका टेम्परेचर कम होगा थोड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कम प्राप्त होती है, तो इस वजह से ये सिचुएशन पाई जाती है। नेक्स्ट है तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण, यानी एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि
महासागरीय जल की तापीय स्थिति, तापीय गहराई का पार्श्विक चित्र ये दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ में तापमान कैसे घटता है। यानी जैसे जैसे हम महासागरीय गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। पार्श्व चित्र का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ताप प्रवणता के बारे में ये डायग्राम बता रहा है। इसको बाद में देखेंगे, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच में सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह के लगभग 100 से 400 मीटर के बीच नीचे प्रारंभ होती है एवं कई 100 मीटर नीचे जाती है। यानी ये लगभग 100 से 400 मीटर के आसपास प्रारंभ होती है और कहीं 100 मीटर तक नीचे जाती है। जैसे यहाँ पे 4500 मीटर की बात हो रही है, लगभग 4500 मीटर की। उसी प्रकार से वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% जो पोर्शन है वो गहरे महासागर में ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब एक बार इस चित्र को देखते हैं। जो चित्र है 13.3, ताप प्रवणता की बात कर रहा थर्मोक्लाइन की। एक बार तो ये थर्मोक्लाइन है। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे आर जो टेम्परेचर मतलब बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो दर्शा रहा है 4, 8, 12, 16 ऐसे करके 24 तक है। उसी प्रकार से जो डेप्थ की बात कर रहा है, बढ़ती हुई गहराई की बात कर रहा है, ये एरो इस तरफ जा रहा है साउथ में, डीप जा रहा है, तो यहाँ पे 500 मीटर ऐसे करके ये 4500 मीटर तक की बात कर रहा है। अब जो टेम्परेचर है वो आइडियल टेम्परेचर है वो सी सरफेस का वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि 20 और 24 के बीच में 22 मान लेते हैं। तो ये लगभग कितना लगभग मान लेते हैं कि 100 200 मीटर या 400 मीटर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 500 मीटर है तो यहाँ पे 400 मीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग 300-400 मीटर तक तो टेम्परेचर लगभग यूनिफॉर्म रहता है। अब जैसे ही ये सीमा आती है तो इस वाले पोर्शन में ये टेम्परेचर धीरे 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 नहीं बहुत रैपिडली डिक्लाइन होता है और ये टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो लगभग ये जो 200-300 मीटर की जो डेप्थ है वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है और ये धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे कम स्लो मूवमेंट जो डायरेक्शन में कम होने लगता है। तो इसी को जो ये ज़्यादा रैपिड से टेम्परेचर डिक्रीज डिक्रीज होता है ना, उस वाले पोर्शन को ताप प्रवणता कहते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कि थर्मोक्लाइन बेल्ट कहाँ पे है, तो याद रखना जो ये है आपकी ए परत, ये आपकी बी परत और ये है आपकी सी परत। ठीक है, तो जो बी परत है उसको ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। सिर्फ इसी परत को थर्मोक्लाइन बोलते हैं। और ये जो सी परत है ये लगभग 90% जो वाटर है ओशन का वो घेर के रखती है। ये इसके पास में 90% ओशन का वाटर है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आगे बात बोली है कि मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान है जो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा कलरलेस करते हैं, कलरफुल हो गया। तो ये आपकी सबसे ऊपरी परत है, ये आपकी सबसे पहली परत है जो आपकी 0 किलोमीटर से 500 मीटर तक, सॉरी किलोमीटर नहीं, यहाँ पे पहली परत है जो 500 मीटर मोटी है और ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर रहता है। तो जो आइडियल टेम्परेचर है वो यहाँ पे है इसका। ठीक है, तो कभी 25 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है, तो इसके आसपास रेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दूसरी परत है, अब इसी परत की बात हो रही है, पहली परत की, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित रहती है जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसका मतलब है कि 0 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया है वहां पे ये परत पूरे वर्ष रहती है, सदाबहार है, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब इसका कारण क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमने पढ़ा था कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है पूरे वर्ष किसी न किसी दिन। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, और जो मध्य अक्षांश है, मध्य अक्षांश का मतलब है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच में जो एरिया है वहाँ पे ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसका कोण थोड़ा हाई रहता है एज कम्पेयर टू जो पोलर वर्ल्ड एरिया है उसकी वजह से, तो ये ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित है। इसमें गहराई बढ़ने के साथ में तापमान में तीव्र गिरावट होती है और यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। यह आपकी 500 से 1000 मीटर के आसपास थर्मोक्लाइन है। तो आइडियल जो रेंज है वो 500 से 1000 मीटर के आसपास है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ रहे तो ये मार्क करके आना।
नेक्स्ट है तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है। तीसरी परत परत है जो लेयर है वो बहुत अधिक ठंडी है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। अब चूंकि जो तीसरी लेयर है वो 1000 मीटर की गहराई से शुरू होती है, तो अब आप इमेजिन कीजिए 1000 मीटर की गहराई तक इनकमिंग सोलर रेडिएशन पहुंच नहीं पाती है ना, इस वजह से ये ठंडी रहती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वर्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है, इसीलिए गहराई के साथ तापमान बहुत कम परिवर्तन होता है। यानी सतह पर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो इमेजिन कीजिए जो गहराई है वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इस वजह से जो ऊपरी लेयर से ए लेयर और बी लेयर है यहाँ पे टेम्परेचर की जो रेंज है वो हाई रहती है। टेम्परेचर रेंज का मतलब है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसकी बात है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत है। जो एक बार इस मैप में देख लेते हैं वापस, ये तीनों लेयर से इनको एक बार इस मैप में वापस देख लेते हैं। एक मिनट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो अभिकथन और कारण के क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेटमेंट के बन जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये आपकी है 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के दोनों ओर जो 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इनके बीच में जो लेयर है यहाँ पे जो ऊपरी लेयर है वो पूरे वर्ष रहती है, यानी सदाबहार है, 12 महीने रहती है और टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। उसी प्रकार से जो मध्य अक्षांश है, जो मध्य अक्षांश का मतलब है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है दूसरी लेयर है वो लगभग ग्रीष्म ऋतु में ही रहती है, शीत ऋतु में बिल्कुल ही नहीं रहती है। कहने का मतलब वर्ष के सिर्फ 4 महीने के आसपास, 4-5 महीने प्रकट होती है, बाद में ये लेयर डिसअपेयर हो जाती है। और जो तीसरा लेयर है, ठीक है, तीसरा लेयर, तीसरा अब हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉरी वर्टिकली बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, जो तीसरी लेयर है वो यहाँ पे पाई जाती है, जो अपेक्षाकृत यहाँ पे टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे साउथ में भी 0 डिग्री है। तो जो सरफेस टेम्परेचर है वाटर का वो 0 डिग्री है, तो आप इमेजिन कीजिए जो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर तो लगभग सिमिलर ही रहेगा, -4 -3 -5 इसके आसपास है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर की रेंज बहुत कम रहती है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली जो ऊर्ध्वाधर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी प्रकार का है। अब नेक्स्ट है महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। लाइन ऑफ द चैप्टर, जो महासागरीय सतह है उनके जल का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, बात याद रख लेना। ठीक है, रट लो कुछ भी कर लो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है सरफेस का। उसी प्रकार से ध्रुवों की तरफ क्रमिक रूप से कम होता है और बढ़े हुए अक्षांशों के साथ में तापमान के घटने की दर प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जो जैसे हम एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, तीसरे अक्षांश से ऐसे आगे बढ़ेंगे ना, तो प्रत्येक अक्षांश पर टेम्परेचर है तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे कि कितना टेम्परेचर कम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी नॉर्दर्न लेटीट्यूड है, वहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 35 डिग्री जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड है वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। तो आप जो 23 से 35 के बीच में जो हर एक अक्षांश है वहाँ से 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करते जाओ तो आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इसी तरह से अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना कि प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच में टेम्परेचर है वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो 0.5 डिग्री कम होता जाता है, और यदि ध्रुवों से विषुवत वर्त की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक ही बात बोली है कि घटता है, तो हम जैसे पोलर से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसका उल्टा यही होगा। अब दो चीजें और हमने पढ़ी थी, एक तो हमने एयर प्रेशर के बारे में पढ़ी थी कि जो 10 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो 1 मिलीबार एयर प्रेशर कम होता जाता है। हम जो प्रीवियस चीजें हैं वो कंपेरेटिवली रिवीजन करते जाएंगे, चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगो। ठीक है, उसी प्रकार से हमने जो टेम्परेचर का पढ़ा था कि जब हम 100 एक मिनट, जब हम 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। यानी लगभग हम 165 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। तो ये चार बातें याद रखनी है। एक तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की तरफ जाते हैं ध्रुवों की तरफ तो टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। 1 मिलीबार जो एयर प्रेशर है वो कब कम होता है, 10 मीटर की हाइट पे जाने पर। प्रत्येक 10 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो 1 मिलीबार टेम्परेचर जो सॉरी 1 मिलीबार एयर प्रेशर है वो कम होता जाता है। उसी प्रकार से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। और उसी प्रकार से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं।
नेक्स्ट है कि जो औसतन तापमान 20 डिग्री जो अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 20 डिग्री अक्षांश है। अब यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे है तो 20 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात बोली है कि 40 डिग्री अक्षांश के पास टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब यहाँ पे 25, ठीक है, ये 23 हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं 40 डिग्री जो सेल्सियस, सॉरी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, लगभग आपका 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसी प्रकार से ध्रुवों के नज़दीक ये 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा ये 0 डिग्री, तो ये 0 है, ये डिग्री सेल्सियस को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा ध्रुवों के पास आसपास। उसी प्रकार से जो उत्तरी गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्धों के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्धों की अपेक्षा अधिक है, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। उसका मेन कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर लैंड सरफेस है एज कम्पेयर टू ओशन सरफेस के, तो इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। उच्चतम तापमान विषुवत वर्त पर नहीं बल्कि इसके कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है, यानी जो हायर टेम्परेचर है वो विषुवत वर्त के आसपास नहीं होता है, यानी इस वाले बेल्ट में हायर टेम्परेचर नहीं रहता है। एक मिनट, यानी ये बात बोल रहा है कि विषुवत वर्त के आसपास टेम्परेचर हाई नहीं रहता, टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है। मिड जो मिड लैटिट्यूड है ना वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है एज कम्पेयर टू उत्तरी और जो विषुवत वर्त है वह उसके तुलना में। ऐसा क्यों है, क्योंकि विषुवत वर्त के आसपास क्या रहता है, बादल छाए रहते हैं, इसकी वजह से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो एज कम्पेयर टू जो मिडल लैटिट्यूड है उनकी अपेक्षा यहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो हाई रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। लैंड का भी हाई रहता है, हमने पढ़ा था, और जो वाटर बॉडीज है वहाँ उसका भी टेम्परेचर हाई रहता है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब एक बार इस चीज़ को वापस दोहरा देते हैं अच्छे से। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि विषुवत वर्त के आसपास जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो अ, उसकी तुलना में कम रहता है। एक मिनट, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ कि जो मिड लेटीट्यूड है ना ये वाला पोर्शन, मिड लेटीट्यूड का मतलब है लगभग 23.5 डिग्री से 30, 35, 45 डिग्री के आसपास जो डिग्री अक्षांश है उनके दोनों के बीच में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये वाला बेल्ट है ना, एक मिनट, ये वाले बेल्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये मध्य अक्षांश, ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है विषुवत वर्त के आसपास वाला एरिया, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में बात ये बोली है कि जो विषुवत वर्त के आसपास टेम्परेचर है ना उसकी तुलना में ये वाला जो मिड लेटीट्यूड वाला पोर्शन है ना यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि विषुवत वर्त के आसपास जो बादल रहते हैं उसकी वजह से इनकमिंग सोलर रेडिएशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है एज कम्पेयर टू जो मिडल लेटीट्यूड है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के आसपास टेम्परेचर कम रहता है और वापस ध्रुव की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैक्सिमम टेम्परेचर एज कम्पेयर टू जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मिड लेटीट्यूड में होता है, जहाँ पे आपको ये रेड वाली जो लाइनें दिख रही है यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है एज कम्पेयर टू पोलर वर्ल्ड और विषुवत वर्त के आसपास वाले एरिया की तुलना में। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात बोली है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस है। ये बात भी याद रखने की है। उत्तरी गोलार्ध में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस है और दक्षिणी गोलार्ध का एवरेज टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, याद रखना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको ये दोनों वो फैक्ट है यदि याद नहीं रहे तो आपको कॉमन सेंस लगाना है और ये सोचना है कि उत्तरी गोलार्ध में लैंड एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर एरिया, तो इस वजह से टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट बात बोली है कि यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में इस तलय जल की असमान वितरण के कारण होती है। चित्र 13.4 में महासागरीय सतह के तापमान का स्थानिक प्रतिरूप दिखाया गया है, यानी हमने अभी इसमें देखा था 13.4 में, तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि कौन कौन से लेटीट्यूड है और कहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है। ठीक है, हम ये जो मेन सी लेवल का टेम्परेचर है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विषुवत वर्त है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। विषुवत वर्त के आसपास टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस 25, ठीक है, ये रहता है। उसी प्रकार से जो ध्रुवों की तरफ बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री 5 डिग्री, तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे 28 है, 25, 20, 15, 10, 5 और 0, वैसे के वैसे सदर्न हेमिस्फीयर में भी है 25 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस 15, 10, 5, 0, ऐसे ये टेम्परेचर का पैटर्न रहता है। तो ध्रुवों से विषुवत वर्त की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। अब हमने अभी जस्ट बात की थी कि विषुवत वर्त पर टेम्परेचर कम रहता है एज कम्पेयर टू जो मिडल लेटीट्यूड, ठीक है, तो ऐसा एवरेज टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये है
जो महासागरीय सतह के तापमान का स्थानिक प्रतिरूप। अब नेक्स्ट है कि ये तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। यानी जो ये वाला पोर्शन है, जो ए लेयर है, ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से इनकमिंग सोलर रेडिएशन को प्राप्त करती है, इस वजह से ज्यादा हीट मारती है। यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है। संवहन का मतलब है कि जब जो है ये प्रोसेस होता है ना, जब जो कोल्ड वाटर करंट होती है वो उत्प्लावक बल के कारण ऊपर आ जाता है ठंडा पानी, और उसी प्रकार से जो वार्म वाटर होता है वो नीचे चला जाता है, तो इसके साथ में टेम्परेचर भी ऊपर आता है और नीचे जाता है। ठीक है, इस वजह से परिणाम स्वरूप गहराई के साथ में तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की ये दर सभी जगह समान नहीं होती है। यानी जो टेम्परेचर कम होने की ये दर है वो सभी जगह समान नहीं रहती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है, तथा इसके बाद में तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। यानी ये वाला पोर्शन पढ़ा हमने, एक मिनट, इस डायग्राम को देखा था हमने। तो इसमें हमने देखा था कि जो 200 मीटर के आसपास की जो रेंज है, यहाँ पे तो ये थर्मोकलाइन की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे बेसिकली जो ये एरिया, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है, और उसके बाद में तापमान के घटने की दर धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो एवरेज रेशियो है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में जो थर्मोक्लाइन है इसकी बात याद रखनी है कि जो थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर होता है वो लगभग 500 से 1000 मीटर के बीच में ज़्यादा गिरता है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो महासागरीय जल की लवणता के बारे में, यानी सलाइनिटी के बारे में है। तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे यहाँ पे जो महासागरीय गर्त है, ढाल है, मैदान है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष जो हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया था, और अब हम जो महासागरीय लवणता है जल की उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का प्रकृति में उपस्थित सभी जो जल में खनिज है वो खनिज लवण घुलते जाते हैं। यानी चाहे तो वो वर्षा का जल हो, रेनफॉल का वाटर हो, या महासागरों का जल हो, इनके साथ में क्या होता है, खनिज जो लवण होते हैं वो घुलते जाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इस प्रकार से जो ये लवण है ये जल के साथ में घुलते जाते हैं। लवण वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा द्वारा किया जाता है। यानी हमने 1 किलो समुद्र का जल लिया, 1000 ग्राम समुद्री जल लिया, और उसमें कितना परसेंट है, जो परसेंट नहीं मानेंगे, पार्टिकल पर थाउजेंड है, यानी 1000 पार्टिकल लेंगे जल के, उसमें से कितने पार्टिकल नमक के होंगे। ठीक है, तो इसके रूप में इसे प्राय इसे 1000 भाग यानी जो परसेंटेज होता है वो इस रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन जो लवणता होती है वो इस रूप में व्यक्त की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये पीपीटी का मतलब है पार्टिकल पर थाउजेंड। यहाँ पे टी का मतलब थाउजेंड है, ट्रिलियन नहीं है। कभी एग्जाम में आपको पीपीटी की फुल फॉर्म पूछ ले लवणता के संदर्भ में, तो पार्टिकल पर थाउजेंड याद रखना। ये क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम की रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 जो परसेंट होती है, या पार्टिकल पर थाउजेंड बोल दो, कि लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। यानी जो मैक्सिमम लिमिट है लवणता की खारे जल को संदर्भित करने की, वो 24.7 पार्टिकल पर थाउजेंड है। ठीक है, यहाँ पे परसेंट नहीं बोलेंगे, पार्टिकल पर थाउजेंड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी जो कौन कौन से फैक्टर है जो ओशन सी वाटर की जो सलाइनिटी है, लवणता है, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है, महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। यानी जो प्रेसिपिटेशन और इवोपरेशन होता है उसकी वजह से प्रभावित होती है, उस पर निर्भर करती है। अब चूंकि हम इंडियन ओशन की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक तो रेड सी का एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा इंडियन ओशन का एग्जांपल लेते हैं। एक बार थोड़ी यहाँ पे एक तो हम रेड सी का एग्जांपल ले रहे हैं, और दूसरा इंडियन ओशन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए, तो लवणता वाला डायग्राम ही लेते हैं। अब एक तो इंडियन ओशियन का एग्जांपल लेते हैं, दूसरा रेड सी का एग्जांपल लेते हैं। तो रेड सी में जो ओशन वाटर की जो सलाइनिटी है वो हाई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनके दोनों तरफ प्लांट पार्ट है, इस वजह से यहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है। इवोपरेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पीछे जो साल्ट पार्टिकल बचते हैं उनका रेशियो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू जो इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की जो सरफेस है वो विस्तृत है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी होती है। दूसरा है तटीय क्षेत्रों में सतह
के जल की जो लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने से और पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित रहते हैं। अब जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गंगा नदी गिरी, यहाँ पे जो मिसिसिपी नदी गिरी, यहाँ पे अफ्रीका में नील नदी गिरी, अफ्रीका के जो ऊपरी पोर्शन है भूमध्य सागर के, तो जो नदी के मुहाने हैं वहाँ पर जो सी वाटर सलाइनिटी है, लवणता है, वो कम रहती है। उसी प्रकार से जो आर्कटिक सी हो गया, ऊपर वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे टेम्पर जो सलाइनिटी है वो कम रहती है। तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। और इसी प्रकार से जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। तो महासागरीय धाराएं हैं वो मिड लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ जाती है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा सलाइनिटी है उसको ऊपरी एरिया में ले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जा रही है, पहले यहाँ पे उत्तरी विस्वती करंट क्रिएट होती है, उसके बाद में एंटलीज, और एंटलीज के बाद में गल्फ स्ट्रीम बनती है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा लवणता वाला पोर्शन है उसको उत्तरी जो सागरीय पोर्शन है वहाँ पे ले जाते हैं, और उत्तरी सागर से ठंडी जो धाराएं होती है वो जो मीठा जल होता है अपेक्षाकृत तो उसको इस वाले रीजन में लाती है। तो ये एक सर्कुलेशन बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है कि जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। यानी जो जो जल होता है, वाटर होता है, उसकी लवणता बोल दो, तापमान और जो घनत्व है, ये तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए तापमान अथवा घनत्व किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रखा, सुरेंद्र सिंह की बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे सी वाटर है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी सलाइनिटी बढ़ती है, और जब सी वाटर है इसका टेम्परेचर कम होता है तो सलाइनिटी भी कम होती है। तो इनमें जो रिलेशन है वो पॉजिटिव पाया जाता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होता, याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछ ले। अब यहाँ पे उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है मर्द सागर। मर्द सागर में जो लवणता है वो 238 पार्ट पर जो 1000 है वो रहती है। उसी प्रकार से जो टर्की की वॉन झील है उसकी सलाइनिटी है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा जो खारे जल की झील है वो वॉन झील है, तुर्की में स्थित है, जिसकी जो सलाइनिटी लेवल है वो 330 पार्ट पर 1000 है। उसी प्रकार से ग्रेट साल्ट लेक है, उसकी जो सलाइनिटी है वो 220 पार्ट पर 1000 है। उसी प्रकार से जो राजस्थान में सांबर झील है, तो सांबर झील की सलाइनिटी क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए उसको। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सलाइनिटी वो टर्की की वॉन झील की है, उसके बाद में मर्द सागर की, और तीसरे नंबर पर ग्रेट साल्ट झील की है। अब हमने टेम्परेचर और जो सलाइनिटी है उसका कॉन्सेप्ट तो देख लिया। अब हमने जो डेंसिटी है उसका नहीं देखा। तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे सलाइनिटी भी हाई रहती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है वो सॉरी डेंसिटी है वो कम हो जाती है। उसी प्रकार से जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है सलाइनिटी हाई रहती है, तो वहाँ पे जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो इन तीनों में जो संबंध है वो पॉजिटिव पाया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है जो महासागरीय जो लवणता है उसका क्षैतिज वितरण क्या है। ठीक है, क्षैतिज का मतलब है कि जो सी सरफेस पे हमने टेम्परेचर पढ़ा था ना, वैसे के वैसे लवणता का क्या पैरामीटर है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चैप्टर काफी लेंथी हो गया, थोड़ा इस फिर से डिस्कस करते हैं। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 पर पार्ट ट्रिलियन से 37 पीपीटी रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से इसके बीच में रहती है चारों तरफ स्थल से घिरे हुए लाल सागर में ये 41 पीपीटी तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं जवार नदों जो मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 पीपीटी तक के बीच में पाई जाती है। गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है कभी कभी ये लवणता 70 पीपीटी तक पहुंच जाती है। यानी मैंने बताया था ना, टेम्परेचर हाई रहता है और शुष्क एरिया है वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो सलाइनिटी है उसका लेवल बढ़ जाता है। उसी प्रकार से महासागर जो प्रशांत महासागर है उसकी लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार और बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 पार्ट पीपीटी से कम होकर 31 पीपीटी हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र से पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 डिग्री और 20 डिग्री दक्षिण के बीच में ये जो लवणता है वो 33 पीपीटी तक घट जाती है। तो ये बेसिकली इसका प्रशांत महासागर का है। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 पीपीटी है, इसके आसपास लगभग रहती है। वहीं पे उच्चतम लवणता 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में दर्ज की जाती है। 15 से 20 डिग्री अक्षांशों का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दर्ज की जाती है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री उत्तरी तथा 20 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट के बीच में दर्ज की जाती है। अब यहाँ पे दो बातें बोली है। एक तो बोली है 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर की बात कर रहा है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे ये है आपकी विषुवत वर्त, ये आपकी विषुवत रेखा है, और यहाँ पे ये कर्क रेखा है। अब बेसिकली इन्होंने बात बोली है वो एक तो 20 से 30 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है, यानी जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का,
बेसिकली इस वाले बेल्ट की बात कर रहा है ये। अब उसी प्रकार से इन्होंने वेस्टर्न मार्जिन कौन सा बताया, 20 डिग्री वेस्टर्न से 60 डिग्री वेस्टर्न के बीच में लवणता उच्च पाई जाती है। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। अब ग्रीनविच लाइन के बाद में इन्होंने बोला 20 से 60 डिग्री वेस्टर्न पोर्शन कौन सा है, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पे ये वाला पोर्शन मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लवणता है वो सर्वाधिक पाई जाती है विश्व में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ये उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है, यानी जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड मूव करते हैं, यानी ध्रुवों की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पे लवणता कम होती जाती है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में जो उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। बाल्टिक सागर कौन सा, ये जो उत्तरी जो यूरोप है इस वाले पोर्शन में जो सागर है उसको बाल्टिक सागर बोलते हैं। भूमध्य सागर की जो लवणता है उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक रहती है। अब जो भूमध्य सागर है, एक मिनट थोड़ा इसको कलरलेस करते हैं, ये भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर की लवणता है वो हाई रहती है क्योंकि इसके चारों तीनों और क्या है, लैंड सरफेस है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। उसी प्रकार से काले सागर की लवणता नदियों द्वारा अधिक मात्रा में लाए गए ताजे जल के कारण कम रहती है। अब यहाँ पे ब्लैक सी ये है, काला सागर जैसे जस्ट ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन काला सागर है, ब्लैक सी है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे जो नदियां हैं, वोल्गो है, डेन्यूब है, इनमें नदियां गिरती है, बहुत सारी छोटी छोटी और नदियां वो गिरती है, इस वजह से इसकी लवणता कम हो जाती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 पीपीटी है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल मिलने के कारण लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कमी की प्राप्ति के कारण अधिक हो जाती है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम भारत की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें पढ़ते हैं कि 77% वाटर है जो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करता है। उसी प्रकार जो रिमेनिंग 23% वाटर है इंडियन रिवर सिस्टम का, वो अरब सागर में गिरता है। तो अब जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा जल गिरता है, तो इस वजह से जो बंगाल की खाड़ी की लवणता है वो अरब सागर की तुलना में कम रहती है। तो ये जनरल पैटर्न है। विषुवत रेखा पर लवणता 36 पीपीटी रहती है। जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं तो लवणता एक बार बढ़ती है यहाँ पे बीच में और बाद में कम होने लग जाती है 33 पीपीटी के आसपास। उसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे 36, 37, 35, 35, 33 ऐसे करके ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये याद रखना है कि टेम्परेचर और सैलिनिटी में और डेंसिटी में इक्वल रिलेशन पाया जाता है। तो कभी एग्जाम में अप्लाइड क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, यानी टेम्परेचर, सलाइनिटी और डेंसिटी इन टीएसडी का जो रिलेशन है वो समझ में आ गया होगा। यदि ये रिलेशन समझ में आ गया तो आप एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, चाहे तो कथन कारण का हो, चाहे अभिकथन कारण का हो, या कारण का जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो हो, किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपको करेक्ट कर लोगे उसको। अब लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। अब गहराई के साथ में लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है। यह ताजे जल के मिल जाने से घटती जाती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतही क्षेत्र एवं गहरे क्षेत्रों के बीच में लवणता में अंतर स्पष्ट है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। यानी जो कम लवणता वाला जल है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये गहराई है, यहाँ पे गहराई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी है और यहाँ पे लो डेंसिटी है। तो ये तो जनरल फैक्टर है, यूनिवर्सल, सभी की चीज़ें क्लियर है कि जो हाई डेंसिटी वाला पोर्शन है वो नीचे रहता है ऑलवेज, ठीक है, लो डेंसिटी वाला ऊपर रहता है। उसी प्रकार से लवणता साधारणतः गहराई के साथ में बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो लवणता बढ़ती है। एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, ये में ये तीव्रता से बढ़ती है। यानी जो हेलोक्लाइन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपका हेलोक्लाइन क्या है, यानी जो हेलोक्लाइन वर्ड है इसका क्या मतलब है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे तो याद रखना कि यहाँ पे लवणता तीव्रता से बढ़ती है, ठीक है, लवणता इंक्रीज होती है रेपिडली। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है, यानी जो जैसे हमने पवनों के बारे में पढ़ा ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें जाती है, तो वैसे ही वैसे जो महासागरीय धाराएं हैं वो भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाती है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करती है, यानी जो लेयर्स होती है उनको भी इम्फेक्ट डालते हैं कहीं ना कहीं। जैसे ही ये लेयर बनी हुई, जनरल पैटर्न ये है, अब यहाँ पे हाई डेंसिटी क्रिएट हुई और यहाँ पे लो डेंसिटी क्रिएट हुई, तो ये लेयर्स का जो पैटर्न है उसको भंग कर देगी। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती हुई लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। यानी जो
जैसे हाई डेंसिटी है तो क्या होगा, लो डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और हाई डेंसिटी नीचे नीचे आ जाएगी। तो बेसिक इसका सर्कुलेशन यही रहता है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और इस सेशन में जो महासागरीय जल है इसमें हमने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी उनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और मेक श्योर कि आपने यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। एनसीईआरटी का डिस्कशन और जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को पता है कितनी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें जियोग्राफी का पोर्शन हो। एक तो एनसीईआरटी बेसिक होती है, एक बार इसको अच्छे से कर लीजिए, जियोग्राफी की सारी प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएगी। चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।